कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सीटेट दिसंबर 2024 में जो पेपर होने वाला है, तो आज हम सीडीपी की 18 जनवरी 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, जो आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कम आपका 10 से 15 नंबर क्वेश्चन रिपीट होता है हर सब्जेक्ट में, चाहे सीडीपी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, ईवीएस हो, साइंस हो या एसएसटी हो। तो एसएसटी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपको पहले डल चुकी है, आप उसे जरूर जाकर देखें। हमने इसको प्लेलिस्ट में प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, आप उसे जाकर देखें और उसको समझें और रिवीजन के तौर पे देखें। ठीक है, तो आज के सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था का शुरुआती दौर भावनात्मक विकास के लिए एक डैश काल होता है। ऑप्शन है ए संवेदनशील, बी सुस्त या धीमा, डी निष्क्रिय, सी निष्क्रिय, डी है आपका परेशानीदायक। तो बाल्यावस्था कैसी होती है शुरुआती दौर में? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ए संवेदनशील काल कहते हैं इसको। संवेदनशील काल की अवस्था होती है आपकी बाल्यावस्था। विद्वानों को अनुसार बाल्यावस्था की अवधि कितनी मानी गई है? कितने साल की अवधि मानी गई है? तो 6 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं वो कौन सी अवस्था में होते हैं? बाल्यावस्था में होते हैं। ठीक है, बाल्यावस्था को अनोखा काल भी माना गया है। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि अनोखा काल कौन सी अवस्था को कहते हैं? तो बाल्यावस्था को कहते हैं, अनोखा काल के भी नाम से जानते हैं। बाल्यावस्था को मानव विकास का क्या माना गया है? एक प्राकृतिक अवस्था माना गया है। कौन सी अवस्था? बाल्यावस्था को मानव विकास का एक प्राकृतिक अवस्था माना गया है, अनोखा काल माना गया है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा इसके आगे। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए बच्चे अलग अलग दर गति पर विकसित होते हैं। ऑप्शन बी विकास क्रमिक रूप से होता है। ऑप्शन सी विकास अपेक्षाकृत रूप से व्यवस्थित होता है। ऑप्शन डी कि विकास हमेशा अनिरंतर होता है। इसने पूछा है कि नहीं है, तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन जाएगा डी। आपका विकास क्या है? निरंतर होता है, न कि अनिरंतर। विकास कैसा होता है? तो निरंतर होता है। ठीक है, विकास अलग अलग दर से विकसित होती, बात सही है। विकास क्रमिक रूप से होता है, ये भी सही है। विकास अपेक्षाकृत रूप से व्यवस्थित होती है, ये भी सही है। विकास क्या है? अनवरत प्रक्रिया है। विकास कैसा है? विकास एक अनवरत प्रक्रिया है। विकास क्या है? एकीकृत बहुआयामी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विकास क्या है हमारा? विकास एकीकृत एवं बहुआयामी है। विकास कैसा है? एकीकृत एवं बहुआयामी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विकास कैसा है? तो विकास एक अनवरत प्रक्रिया है। विकास एकीकृत और बहुआयामी है। विकास में क्या होता है? मात्रात्मक वृद्धि और गुणात्मक दोनों होते हैं। विकास कैसा होता है? तो विकास हमारा होता है गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। विकास क्या है? विकास में मात्रात्मक वृद्धि होती है, मात्रात्मक वृद्धि और गुणात्मक दोनों होता है। विकास क्या है? विकास एक अनवरत प्रक्रिया है। विकास एकीकृत एवं बहुआयामी है। विकास मात्रात्मक वृद्धि और गुणात्मक दोनों अवस्था में पाई जाती है विकास। ठीक है, विकास क्या है? विकास एक विशेष क्रम में होता है, जो भिन्न भिन्न आयु स्तर पर विकास की गति भिन्न भिन्न तरीके से होती है। विकास क्या होती है हमारी? भिन्न भिन्न तरीके से होती है। विकास एक प्राकृतिक और सामाजिक प्रक्रिया है। विकास कैसा है? तो विकास हमारा एक सामाजिक और प्राकृतिक प्रक्रिया है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। थर्ड क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा केवल वंशानुगत कारकों से निर्धारित होता है? ऑप्शन ए आंखों का रंग, ऑप्शन बी समझ का स्तर, ऑप्शन सी रुचि, डी आपका भावात्मक परिपक्वता। तो वंशानुगत कारकों से कैसे निर्धारित होगा? तो हमारा होगा आपका ऑप्शन जाएगा ए आंखों के रंग से हम वंशानुगत कारकों का निर्धारित होता है कि बच्चा कैसा है। जैसे आंखों का भूरा होना, अगर माँ बाप की आंखें भूरी होगी तो बच्चे की भी आंखें क्या होगी? भूरी होगी। किसी माँ बाप की आंखें नीली होगी
तो बच्चों में भी सेम वही आंखें क्या होगी, नीली होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के किस चरण में संक्रियाओं को एक अनुसार देशीयता के क्रम से सोचना शुरू कर देते हैं? ऑप्शन ए संवेदीगामक, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक, ऑप्शन डी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसका राइट होगा आंसर आपका। क्वेश्चन दिया कि तार्किक क्रम से होता है तो किस अवस्था में होती है, तो आपका होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें बच्चा क्या क्या करता है, इस अवस्था में बच्चा का क्या होता है, पहचानता है, पहचानने लगता है, पहचानना, क्या बालक पहचानना जानता है, वर्गीकरण करना जानता है और विभेदीकरण समझता है, चिंतन होती है, तर्क करने आता है, पहचानना, विभेदीकरण, वर्गीकरण, चिंतन, तर्क करने का विकास प्रारंभ होता है कौन सी अवस्था में, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। इसका राइट होगा आंसर आपका, ऑप्शन हो जाएगा सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अपने वातावरण से अनुकूलन की प्रक्रिया में क्या शामिल होता है? ऑप्शन है ए केवल समावेशन, बी केवल समायोजन, सी समावेशन और समायोजन दोनों, ऑप्शन डी न तो समावेशन न और नहीं समायोजन। तो इसका राइट होगा आंसर आपका, समावेशन और समायोजन दोनों में शामिल होता है कौन सी चीज़, अपने वातावरण से अनुकूलन की प्रक्रिया किसमें शामिल होती है, समावेशन में और समायोजन में। समावेशन किसे कहते हैं, इसे थोड़ा समझते हैं हम। समावेशन का मतलब क्या होता है, आत्मसातीकरण करना, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें बालक किसी समस्या का समाधान करने के लिए पहले सीखी हुई योजनाओं या मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेता है और एक जैव वैज्ञानिक प्रक्रिया होता है। मतलब क्या हुआ इसका, आत्मसारण मतलब क्या, जो पहले सीखी हुई चीज़ है दिमाग में, जो पहले से योजना है, उसी की मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेता है दूसरी चीज़ सीखने के लिए, तो क्या हमारा आत्मसातीकरण या आत्मसातकरण, जिसको समावेशन कहते हैं। इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, तो पहले सीखी हुई किसी समस्या का समाधान करने के लिए क्या करता हो, तो पहले सीखी हुई योजनाओं या मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेता है। वो क्या हमारा समावेशन है। ठीक, समायोजन किसे कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। समायोजन किसे कहते हैं, तो समायोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जो पूर्व में सीखी योजना मानसिक प्रक्रियाओं से काम न चलने पर समायोजन के लिए ही की जाती है। पियाजे कहते हैं कि बालक क्या आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रिया के मध्य संतुलन कायम करता है। जब बालक के समक्ष कोई नई समस्या होती है तो उसमें संज्ञानात्मक असंतुलन उत्पन्न होती है। उस असंतुलन को दूर करने के लिए वो क्या करता है, तो समावेशन और समायोजन दोनों प्रक्रियाओं को आरंभ करता है। तो समायोजन मतलब क्या हो गया हमारा, तो पूर्व में सीखी योजना या मानसिक प्रक्रियाओं से काम ना चलने पर समायोजन की जाती है। क्या करते हैं, काम न चलने पर हम समायोजन के लिए ही की जाती है। समावेशन क्या होता है, पहले सीखी योजनाओं का मानसिक प्रक्रियाओं को सहारा लेते हैं, और समायोजन में क्या है कि पूर्व में सीखी योजना और प्रक्रियाओं का काम न चलने पर हम समायोजन के लिए ही करते हैं। ठीक है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास और अधिगम में संस्कृति की अहम महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऑप्शन है ए जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत,
बी लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत, सी है लेव वैगोत्स्की के सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत, डी एरिक एरिक्सन का मनोवैज्ञानिक सामाजिक सिद्धांत। इसने कहा कि संज्ञानात्मक विकास और अधिगम की संस्कृति की अहम महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी लेव वैगोत्स्की और लेव वैगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेव वैगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास प्रक्रिया में किसकी अहम भूमिका मानी है। ऑप्शन है ए सामाजिक संपर्कता, बी कंठस्थ स्मरण, सी विलंबित नकल, डी आपका जैविक परिपक्वता। तो लेव वैगोत्स्की किसका माने हैं, तो सामाजिक संपर्कता का माने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क सिद्धांत के अनुसार बच्चे के किस चरण में विशेष रूप से और जानबूझ इस तरीके से व्यवहार करते हैं जिससे माता पिता और अध्यापक सकारात्मक रूप से प्रभावित हों। ऑप्शन है ए सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, बी अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास, सी कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, डी है दंड आज्ञाकारिता अभिविन्यास। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक संरचनावाद आधारित कक्षा उपगम में क्या शामिल होना चाहिए। ऑप्शन है उच्च अध्यापक शिक्षार्थी अनुपात होना, बी संसाधन युक्त और मुद्रक संपन्न वातावरण होना, ऑप्शन सी विद्यार्थी के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी चर्चा और वाद विवाद पर प्रतिबंध लगाना। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। इसका राइट होगा आंसर संसाधन युक्त और मुद्रक संपन्न वातावरण होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार दूसरों की संवेगों भावनाओं और मनोदशा को समझने की योग्यता प्रत्यक्ष रूप से डैश बुद्धि से संबंधित है। ऑप्शन ए अंतर्व्यक्तिगत, बी है अंतर्व्यक्तिक, सी है संगतीय, डी भाषाई। तो आपका होगा आंसर आपका अंतर्व्यक्तिगत जिसको हम इंटरपर्सनल बोलते हैं। ठीक है। हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार क्या क्या माना है, तो इन्होंने तीन कारकों पर बल दिया है। किसने? गार्डनर ने। कौन कौन से हैं देखते हैं। बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर बहुकारकीय होना चाहिए। ये किसके अनुसार है, तो हावर्ड गार्डनर के अनुसार उन्होंने कहा है कि बुद्धि कैसा होना चाहिए, तो बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर बहुकारकीय होना चाहिए। प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से अलग होती है। प्रत्येक ज्ञान बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। मतलब क्या होती है, प्रत्येक ज्ञान और बुद्धि एक दूसरे से क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। ठीक है। प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से क्या होती है, अलग होती है। अब बुद्धि का स्वरूप क्या होता है, एकाकी न होकर वो क्या होती है, बहुकारकी होती है। मतलब हम बहुत तरीके से सोचते हैं। ठीक। सेकेंड कारक क्या उनका, उन्होंने कहा कि बुद्धि के विभिन्न प्रकारों में एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। किसमें? बुद्धि के विभिन्न प्रकारों में कैसे प्रक्रिया होती है, तो अंतःक्रिया की प्रवृत्ति पाई जाती है। थर्ड इनका कारक क्या है उनका, तो प्रत्येक व्यक्ति में विलक्षण योग्यता होती है। किसके अनुसार, तो हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति में क्या होता है, विलक्षण की योग्यता पाई जाती है। बुद्धि क्या होती है, एकाकी न होकर बहुकारकीय होती है। प्रत्येक ज्ञान बुद्धि के क्या होता है, एक दूसरे से क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। ठीक है। ये किसके अनुसार है, तो हावर्ड गार्डनर के अनुसार क्या है, तो उन्होंने बहुबुद्धि के सिद्धांत के तीन कारकों पर बल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और तर्क। अभी कथन है कि एक अध्यापिका को कक्षा में विभिन्न प्रकार की पठन सामग्री प्रदान करके एक मुद्रक प्रिंट समृद्ध वातावरण की सृजित करना चाहिए। तर्क है कि भाषा विकास वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होती है। सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी है ए और आर दोनों गलत हैं। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। इसका राइट होगा कि ए सही लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेंडर एक डैश सम प्रत्यय है जबकि लिंग एक है। कैसी है,
ऑप्शन ए जैविक और सामाजिक है, ऑप्शन बी सामाजिक जैविक है, ऑप्शन सी जैविक और शारीरिक है, ऑप्शन डी शारीरिक और जैविक है। तो जेंडर क्या हमारा, तो जेंडर क्या होगा आपका, एक सामाजिक है, संप्रत्यय है, और लिंग क्या हमारा, लिंग हो जाएगा आपका ये जैविक है। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी सामाजिक और जैविक। जेंडर एक सामाजिक संप्रत्यय है जबकि लिंग क्या है, एक जैविक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सांस्कृतिक विविधता वाले स्कूल में चौथी कक्षा के विद्यार्थी राज्य दिवस पर बिहू नृत्य प्रस्तुत करने की तैयारी कर रहे हैं। क्या यह क्षेत्रीय पक्षपात घटाने में मददगार होगा, क्यों? ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट है हाँ, एक दूसरे जाति क्षेत्रीय समूह के लोगों संबंध सहयोग द्वारा। सेकेंड है हाँ, अंतर्व्यक्तिक समझ और दृष्टिकोण की समझ बढ़ने से। थर्ड है नहीं, यह विद्यार्थियों के दिमाग में भेद इंगित कर रही है। फोर है नहीं, यह अपने और दूसरे समूह के प्रति प्रतिबद्धता को बढ़ावा देगा। ऑप्शन है ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 4, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी 3rd और 4। तो इसका राइट कौन सा होगा आपका आंसर? इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका राइट होगा आंसर, केवल 4 इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम का सामाजिक संरचना उपागम निम्न में से किस आधार पर मूल्यांकन को बढ़ावा देता है? ऑप्शन ए मुख्यतः प्रत्यक्ष स्मरण आधारित परीक्षणों द्वारा, ऑप्शन बी सहयोगात्मक प्रोजेक्ट कार्यों द्वारा, ऑप्शन सी एक शब्द के जवाब वाले सवालों द्वारा, ऑप्शन डी मानकीकृत परीक्षणों द्वारा। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, सहयोगात्मक प्रोजेक्ट के द्वारा उपागम का मूल्यांकन को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समालोचनात्मक सोच के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए समालोचनात्मक सोच मुख्यतः रट कर याद करने के लिए विकसित होता है। ऑप्शन बी अधिगम प्रक्रिया में समालोचनात्मक सोच अर्थहीन है। ऑप्शन सी समालोचनात्मक सोच संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। ऑप्शन डी विद्यार्थियों को चिंतन हेतु समय देकर समालोचनात्मक सोच को बढ़ाया जा सकता है। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, इसका राइट होगा आंसर कि विद्यार्थियों को चिंतन हेतु समय देकर क्या करना चाहिए, उसके सोच को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंचित समूह से जुड़े विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु यह महत्वपूर्ण है कि ऑप्शन ए विविधता को अधिगम प्रक्रिया में बाधा माना जाए। ऑप्शन बी इन विद्यार्थियों को एक अलग समूह में पढ़ाया जाए। ऑप्शन डी सभी विद्यार्थियों को सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को अनदेखा किया जाए। ऑप्शन डी सभी विद्यार्थियों में जुड़ाव की भावना को विकसित किया जाए। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा जी, इसका राइट होगा कि सभी विद्यार्थियों में जुड़ाव की भावना को विकसित किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मुख्य धारा वाले कक्षा में विशिष्ट जरूरतों वाले विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या जरूरी है? ऑप्शन ए योग्यता आधारित अलगाव, बी विद्यार्थियों के प्रतिस्पर्धा पर अधिक बल, सी सामर्थ्य निर्माण और संवेदीकरण, डी अधिगम के बजाय पाठ्यक्रम पूर्ण करने पर बल। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, सामर्थ्य निर्माण और संवेदीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकों और आकृतियों के स्थानिक विभेदन में कठिनाई निम्न में से किससे प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? ऑप्शन ए गुणज वैकल्य, बी अवधान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार, सी संवेदनात्मक बाधिता, डी श्रवण बाधिता। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए गुणज वैकल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टि बाधिता से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए विद्यार्थियों को श्यामपट्ट पर सवाल हल करने को कहना चाहिए। ऑप्शन बी मानचित्रों और आरेखों के स्पर्शनीय प्रारूप उपलब्ध करवाना चाहिए। ऑप्शन सी विद्यार्थियों को हस्तलिखित नोट्स देना चाहिए। ऑप्शन डी अध्ययन उद्देश्य हेतु लैपटॉप और मोबाइल का इस्तेमाल पर रोक लगानी चाहिए। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, मानचित्रों और आरेखों के स्पर्शनीय प्रारूप उपलब्ध करवाना चाहिए। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अवधान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकास से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए लंबी अवधि वाली फिल्में दिखानी चाहिए, बी एक गतिविधि से दूसरे पर जाने के दौरान बदलाव अंतराल अवधि नहीं होनी चाहिए।
ऑप्शन सी एक ही समय पर कई कार्य करने को देना चाहिए। ऑप्शन डी कार्य पत्र को छोटे छोटे प्रबंधीय खंडों में बांटकर देना चाहिए। इसका राइट होगा आंसर आपका कि कार्य पत्र को खंडों में बांटकर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को किस लिए अभिप्रेरित करना चाहिए। ऑप्शन ए पढ़ाई गई विषय वस्तु को समझने और अर्थ ग्रहण करने हेतु। ऑप्शन बी दी गई जानकारी को ज्यों का त्यों रट कर याद करने हेतु। ऑप्शन सी श्यामपट्ट से विषय वस्तु की निष्क्रिय भाव से नकल उतारने हेतु। डी एक अटल तरीके से समस्याओं को हल कर ढूंढने हेतु। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए पढ़ाई गई विषय वस्तु को समझने और अर्थ ग्रहण हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियों को बढ़ावा देती है। ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट है वेधन, पुनरावृत्ति और बार बार अभ्यास। सेकेंड है रटकर याद करना। थर्ड है अन्वेषण आधारित अधिगम। फोर्थ है चर्चा आधारित उपागम। ऑप्शन केवल 1 और 2, बी है केवल 1, 3, सी केवल 3rd और 4, डी है 1 और 4। इसका राइट होगा आंसर आपका 3rd और 4 इसका सही आंसर है कि अन्वेषण आधारित अधिगम होना चाहिए और चर्चा आधारित अधिगम उपागम भी होना बढ़ावा देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम मदद करता है। ए मानकीकृत पाठ्यक्रम, बी परीक्षा के दिन उपागम, सी अन्वय समय सारणी, डी अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षा शास्त्र। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन डी अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षा शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या कक्षा में अधिगम सहायक माहौल पैदा करता है। ऑप्शन ए विद्यार्थियों के बीच सहकारिता को बढ़ावा देना। बी है शिक्षा शास्त्र के प्रति अन्वय कठोर या रवैया अपनाना। ऑप्शन बी सी है प्रदर्शन निष्पादन उन्मुखी प्रतिपुष्टियों को बढ़ावा देना। डी विद्यार्थियों द्वारा स्व मूल्यांकन और स्व चिंतन को नकारना। राइट होगा आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए विद्यार्थियों के बीच सहकारिता को बढ़ावा देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समस्या समाधान का प्रक्रिया का बाधक है। ऑप्शन ए अनुरूपकों का इस्तेमाल, बी है साधन लक्ष्य विश्लेषण, सी अनुक्रिया समुच्चय, डी है मौखिकीकरण। तो इसका राइट होगा आंसर आपका अनुक्रिया समुच्चय इसका बाधक बनेगा समस्या समाधान की प्रक्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन और तर्क। अभिकथन किसी संप्रत्यय के बारे में विद्यार्थियों द्वारा गृहीत भ्रांतियों को अध्यापक द्वारा परोक्ष रूप से नकारने की बजाय सही तरीके से ध्यान देना चाहिए। तर्क है भ्रांतियां हमेशा तर्कहीन नहीं होती है, बल्कि वे विद्यार्थियों द्वारा उनके वातावरण के संपर्क करके बनाए गए सरल सिद्धांत का रूप होती है। इसका विकल्प होगा ए और आर दोनों सही लेकिन ए आर की सही व्याख्या करता है। बी ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी है कि ए सही लेकिन आर गलत है। डी ए और आर दोनों गलत। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन ए इसका राइट होगा आंसर। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेगों और संज्ञान के संबंध निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए उच्च स्तरीय तनाव अधिगम में बाधक है। ऑप्शन बी रुचि अधिगम में बाधक है। सी उच्च स्तरीय तनाव अधिगम में सहायक है। डी अरुचि अधिगम में सहायक है। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन ए उच्च स्तरीय तनाव अधिगम में बाधक बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित करने की कौन सी युक्तियाँ सही है। फर्स्ट है कक्षा में विद्यार्थियों के अधिकतम सहभागिता को बढ़ावा देना। सेकेंड है अंकों के लिए प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। थर्ड है विद्यार्थियों को उनकी रुचि के आधार पर लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करना। फोर्थ है विद्यार्थियों को अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी देना। तो सही विकल्प क्या होगा आपका। इसका फर्स्ट है 1 और 4, सेकेंड है ऑप्शन बी फर्स्ट थर्ड फोर्थ सही है कि थर्ड में दिया है कि सेकेंड और थर्ड और फोर्थ सही है। डी है आपका फर्स्ट सही है सेकेंड या थर्ड।
इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, फर्स्ट और थर्ड और फोर्थ सही है। प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा नहीं देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में समान अभिगम्यता पहुंच एक क्या है, डैश एक विषय है किसकी। ऑप्शन ए सुविधा, बी बहिष्करण, सी अधिकार, डी अलाव। इसका राइट होगा आपका, तो पहुंच का अधिकार का विषय है। शिक्षा समान अभिगम्यता पहुंच एक अधिकार का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का सेट के लास्ट क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों के अधिगम को समर्थन देने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए योग्यता की इकाई और सत्व दृष्टिकोण को बढ़ा देना चाहिए, बी है विद्यार्थियों की रुचि की दर किनार करना चाहिए, सी विद्यार्थियों के व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रति विचारशील रहना चाहिए, डी विद्यार्थियों को प्रदर्शन उन्मुखी लक्ष्यों के लिए प्रेरित करना चाहिए। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन सी, विद्यार्थियों के व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रति विचारशील रहना चाहिए। आज का सेट यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।